गूगल ने अभी बिल्कुल न्यू आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज टाइटन। टाइटन जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे कोई भी आदमी की मेमोरी होती है, जो याद करने का तरीका होता है, लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है सरप्राइजिंग मेमोरी, यानी उसी टाइम कुछ होता है वैसे मेमोरी को, उसी के बेस पे पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है। ये बिल्कुल एलएलएम की दुनिया में को, एआई की दुनिया को, आर्किटेक्चर को, मतलब इस पे डेवलपमेंट करने वालों के तरीकों को चेंज कर देगा। जैसा 2017 में गूगल ने ट्रांसफार्मर इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टाइम एआई की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा था। बिल्कुल आर्किटेक्चर चेंज हो गए थे। कोई भी एआई पे जो वर्क करता था, वर्क करने का तरीका फास्ट हुआ था। तो आप 2017 के पेपर को यदि देखना चाहेंगे, रिसर्च पेपर को, तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा। उस टाइम आया था ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर आया था तो एलएलएम की एरा में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला था, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे। ट्रांसफार्मर में जब लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात की जाती थी तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थे, और उसी के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ जाता था यदि कॉन्टेक्स्ट विंडो का लेंथ बढ़ता जाता था। कॉन्टेक्स्ट विंडो इन द सेंस, कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी एलएलएम मॉडल में इनपुट या आउटपुट जो लेता है, उसको जो याद करने का कितना बड़ा लेंथ याद कर सकता है, लाइक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में, पूरे सेंटेंसेस के फॉर्मेट में, यानी लाइक पीडीएफ या वर्ड, ये सारे जो होते हैं इसके फॉर्म में आप इजीली समझ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो जैसे ही रॉन्ग होता था, वो उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये ट्रांसफार्मर में इशू था, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो तब से लेकर करके मोर देन 7-8 ईयर्स ये चला है। लेकिन अभी गूगल ने टाइटन इंट्रोड्यूस किया है, और जो ट्रांसफार्मर के लिमिटेशंस थे उसको दूर करने की इसमें कोशिश की है। तो जो ट्रांसफार्मर था उसका कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग टाइटन के कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में देखेंगे। मैं इसको पूरा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट समझने के लिए एक ग्रांट करके एक ओनर है यूट्यूब, उनका आप चैनल देख सकते हैं। ये नाम है, मतलब चैनल का नेम है 3 Blue 1 Brown, और इस पे मैं चला रहा हूँ ये वीडियो, आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। Innovating and interpreting and expanding on the details of each step, but in broad strokes, when one of these chatbots generates a given word, here's what's going on under the hood. First, the input is broken up into a bunch of little pieces. These pieces are called tokens, and in the case of text, these tend to be words or little pieces of words or other common character combinations. If images or sound are involved, then tokens could be little patches of that image or little chunks of that sound. Each one of these tokens is then associated with a vector, meaning some list of numbers, which is meant to somehow encode the meaning of that piece. If you think of these vectors as giving coordinates in some very high dimensional space, words with similar meanings tend to land on vectors that are close to each other in that space. This sequence of vectors then passes through an operation that's known as an attention block, and this allows the vectors to talk to each other and pass information back and forth to update their values. For example, the meaning of the word model in the phrase a machine learning model is different from its meaning in the phrase a fashion model. The attention block is what's responsible for figuring out which words in the context are relevant to updating the meanings of which other words, and how exactly those meanings should be updated. And again, whenever I use the word meaning, this is somehow entirely encoded in the entries of those vectors. After that, these vectors pass through a different kind of operation, and depending on the source that you're reading, this will be referred to as a multi-layer perceptron or maybe a feed-forward layer. And here, the vectors don't talk to each other. They all go through the same operation in parallel. And while this block is a little bit harder to interpret, later on we'll talk about how this step is a little bit like asking a long list of questions about each vector, and then updating them. Okay, so now let's return back to टाइटन। तो गूगल ने अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट वीक टाइटन आर्किटेक्चर लॉन्च किया। दे मेंशन्ड
while recurrent models aims to compress the data into a fixed size memory, attention allows attending to the entire context window, capturing the direct dependencies for all tokens. टोकन्स मीन्स जो भी हम लोग इनपुट यानी जो सिस्टम को एलएलएम मॉडल को जो इनपुट दिए जाते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और वर्ड्स या सेंटेंसेस, उसकी बात हो रही है. दिस मोर एक्यूरेट मॉडलिंग of dependencies however comes with a quadratic cost limiting the model to a fixed length कॉन्टेक्स्ट. तो जो ट्रांसफार्मर मॉडल था या है जो अभी तक यूज होता आ रहा है उसमें लिमिटेशन है कि जब से ही कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब जो हम लोग वर्ड या पीडीएफ इन सब का जब इनपुट एक टाइम में जितना इनपुट जाता है जो वो मेमोराइज करता है जो उसके माइंड में रहता है मशीन के, उसको ये लिमिटेशन था. मीन्स ट्रांसफार्मर में उसका लिमिटेशन है और जैसे ही उसमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ता है वर्ड या सेंटेंसेस का वैसे ही उसका कंप्यूटेशन कॉस्ट क्वाड्रेटिक कॉस्ट मीन्स कंप्यूटेशन करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वी प्रेजेंट अ न्यूरल लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये न्यू लॉन्च कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के यानी कॉन्टेक्स्ट विंडो को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है. मॉड्यूल दैट लर्न्स टू मेमोराइज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प्स एंड अटेंशन टू अटेंड टू द current context while utilizing long past information. ये long past जो पहले के कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा उसको तो याद ही कर रखेगा, उसी के साथ साथ करेंट में जो भी होगा जो इनपुट जाएगा उसको भी याद रखेगा. आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑन लैंग्वेज मॉडलिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, जीनोमिक्स and time series tasks show that Titans are more effective than Transformer and recent modern linear recurrent models. They further can effectively scale to larger than 2 million context window size with higher accuracy in needed in haystack tasks compared to बेसलाइन. जो अभी के मॉडल्स जैसे हो चाहे चैट जीपीटी की हम लोग बात कर रहे हैं, जेमिनाई की बात कर रहे हैं, एंथ्रोपिक की बात कर रहे हैं, ये सारे अभी ट्रांसफार्मर मॉडल पे वर्क करते हैं. और यदि इनके कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करें तो चैट जीपीटी का 4 वर्जन की बात करें तो 128,000 उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो, जेमिनाई उससे भी ज्यादा है 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब उसमें इससे भी ज्यादा फाइल को अटैच कर सकते हैं या क्वेरी जब आप बहुत ज्यादा सपोज दैट आपने पीडीएफ कई सारे अटैच कर दिए और उन सारे पीडीएफ से रिलेटेड क्वेरी दे रहे हैं, वो क्वेरी कितना लॉन्ग आप दे रहे हैं ये सारे कॉन्टेक्स्ट विंडो में आता है. तो जैसे ही ये मतलब जैसे चैट जीपीटी 4 की बात करें तो 128,000 तक कॉन्टेक्स्ट विंडो है, वहीं पे जेमिनाई का 2 मिलियन. लेकिन अब इतना ज्यादा जरूरत बढ़ता जा रहा है कि ये भी कॉन्टेक्स्ट विंडो अब छोटे होते जाएंगे और भी कॉन्टेक्स्ट विंडो को बढ़ाने की जरूरत है. तो क्यों ना कोई ऐसा मॉडल आ जाए जहां पर कोई इसका लिमिटेशन ही ना हो. तो उस पे ये रिसर्च वर्क हुआ है और उस पे ये बात हो रही है कि विदाउट मतलब लिमिटेशन कॉन्टेक्स्ट विंडो वर्क करेगा ये टाइटन. Transformers' pure attention-based architecture have been firmly established as state-of-the-art models in sequence modeling, mainly due to their in-context learning and ability to learn at scale. तो मतलब ये जो इंट्रोड्यूस हुआ ट्रांसफार्मर तो ये तो इसलिए हुआ उस टाइम में कोई और ऐसा मॉडल नहीं था, तो डेफिनेटली इसको स्केल करने की कैपेबिलिटी है और ये कर सकता है. लेकिन लिमिटेशन आ जाती है जब लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो देते हैं तो वहां पे कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
comes with quadratic time and memory complexity in terms of the context length. In complex real-world tasks, video understanding, long-term time series forecasting, the context window can become extremely large, making the applicability of transformer challenging in these downstream tasks. तो यहाँ पर इसका लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा. आप सपोज दैट जब वीडियो के टर्म में आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप डालेंगे इसको अपलोड कर करके या और ऐसे लार्जर इसके में, तो वहां पे इसका लिमिटेशंस देखने को मिलेगा. जो प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में थी उसको दूर करने के लिए न्यू आर्किटेक्चर टाइटन रे करके आया है गूगल, जिसमें ये ह्यूमन मेमोरी के तरीके से जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इस पे बनाया गया है ये मॉडल. ऑल्दो दीज आर्किटेक्चर ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन, ईच ऑफ विच आर मिसिंग अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस सच एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मेटा मेमोरी अटेंडिंग टू current context. We argue that in an effective learning paradigm similar to human brain, there are distinct yet interconnected modules, each of which is responsible for a component crucial to the learning process. जैसे human being में मेमोरी काम करता है कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मेटा टर्म के मेमोरीज होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं. ऐसा नहीं कि सारे मिक्स होके काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं. तो उसी आर्किटेक्चर को इसमें टाइटन में यूज किया गया है, जैसे बिल्कुल ह्यूमन का मेमोरी काम करता है. नेक्स्ट, इस मॉडल में रिसर्चर्स ने फोकस किया है मेमोरी पे. लाइक क्या मेमोरी होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया है. सो मेमोरी इज अ फंडामेंटल मेंटल प्रोसेस एंड इज एन इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लर्निंग. जो ह्यूमन का लर्निंग, ह्यूमन का काम करने का तरीका होता है, जो लर्न करने का तरीका होता है या मेमोराइज करने का जो तरीका होता है या जो मेमोरी है, इसको अलग नहीं किया जा सकता एक ह्यूमन बीइंग से. विदाउट अ प्रॉपरली फंक्शनिंग मेमोरी सिस्टम, ह्यूमंस एंड एनिमल्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू बेसिक रिफ्लेक्सेस एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर. आप सोचो, यदि आपके पास मेमोरी ना हो और मतलब आप कोई चीज याद न कर सकें, याद न रख सकें, तो कैसा आपका बिहेवियर होगा. आप एकदम एक तरफ या एक ही साइड के करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल स्टीरियोटाइप का करने लगेंगे. टेकिंग inspiration from the common definitions of memory and learning in neuropsychology literature and Balaban, most existing architecture consider memory as a neural update caused by an input. Like आप जो स्मेल करते हैं या आप इधर उधर देखते हैं, खाते हैं, ये सारे जो इनपुट होते हैं, and define learning as the purpose for acquiring effective and useful memory given an objective. इसमें गूगल ने एक कुछ क्वेश्चंस मेमोरी से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करने की बताने की कोशिश किया है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कंस्टिट्यूट अ गुड स्ट्रक्चर फॉर द मेमोरी? व्हाट इज अ प्रॉपर मेमोरी अपडेट मैकेनिज्म? एंड क्वेश्चन 3, व्हाट इज गुड मेमोरी रिट्रीवल process? Fourth one is how to design an efficient architecture that incorporate different interconnected memory modules. तो इन सब को सॉल्व करेगा, आगे आंसर भी देखेंगे. So finally, storing a memory is a neural process that requires to encode and store the abstraction of the past. It can be oversimplification to assume a single vector or a matrix whose parameters are encoding the data in a linear manner are enough for storing long-term history. Question number 5, is a deep memory module needed to effectively store, remember, or long past? To answer the above 5 questions by designing a long-term neural memory module that can efficiently and effectively learn to memorize at
test time. I would like to focus on test time. That means inference time. एंड व्हाट इज इन्फ्रेंस टाइम, टेस्ट टाइम? इसका मतलब जब हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, यदि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जब चैट जीपीटी में जाकर के प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस टाइम को वो मेमोराइज कर ले, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं इस आर्किटेक्चर के थ्रू। यदि आपको याद होगा तो 2-3 सेशन पहले जो मैंने एक सेशन लिया था जिसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया था प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग एंड टेस्ट टाइम ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग का मतलब होता है जो डेटा को पहले मतलब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है जिसको जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या एंथ्रोपिक का क्लाउड की बात करें तो इन सब को पहले प्री ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग, जैसे कि जब हम लोग फीडबैक देते हैं एज अ कस्टमर व्यूअर तो वो होता है पोस्ट ट्रेनिंग। और टेस्ट टाइम जो होता है वो होता है जब आप प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं उस टाइम में, मतलब जब लाइव ए इसको मेमोराइज करेगा और लॉन्ग फॉर्म में, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट टाइम की। न्यूरल मेमोरी, वी present a deep neural long-term memory that as a meta in context model learns how to memorize, store the data into its parameter at टेस्ट टाइम। तो ये इस चीज को लर्न करता है ये मॉडल कि उस पैरामीटर को टेस्ट टाइम में कैसे मेमोराइज कर सकें। वी डिजाइन दिस मेमोरी मॉडल सो एन इवेंट दैट वायलेट्स द एक्सपेक्टेशन being surprising is more memorable. So this is the main thing here. We design this memory module so an event that violates the expectation by surprising is more memorable. सपोज दैट एज अ ह्यूमन बीइंग आपके साथ क्या होता है कि आप नॉर्मली मेमोरी तो ऐसे याद रहता ही है, लेकिन सपोज दैट आप कहीं कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं, हाईवे पर आप ड्राइविंग करते हैं, आप कई कई किलोमीटर 50-100 किलोमीटर तक आप ड्राइव कर चुके होते हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि अरे आप ड्राइविंग कर रहे थे। आप सडनली, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है कि आप याद करते हैं कि अच्छा मैं ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन सडनली यदि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या सपोज दैट पहाड़ से बिजली गिर जाती है, कुछ आपके सामने कुछ एकाएक दिखता है जिसकी वजह से ब्रेक मारना पड़ता है, तो वो होता है सरप्राइजिंग मेमोरी। यहाँ पर उसी को टर्म दे रहा है और उसको आप याद रखते हैं और उस टाइम पे वो एक तरीके से इसमें टर्म जो बताएगा कि एक हाई लेवल की मेमोरी होती, मतलब एक पीक पे होता है उसको उस समय याद करने का। लेकिन डाउन द लाइन जब आप सपोज दैट वीक, मंथ और ईयर्स, धीरे धीरे वो क्या होता है, वो आपके मेमोरी से चला जाता है और धीरे धीरे कई सालों में भूल भी जाते हैं। वो इसमें बोलेगा उस टर्म को दैट इज डीके मैकेनिज्म, जिसको कि आप धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो उस आर्किटेक्चर को जो ह्यूमन बीइंग में होता है, उसी आर्किटेक्चर को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा है इस मॉडल में गूगल। We measure the surprise as an input. We present a decaying mechanism that consider the proportion of memory size and the amount of data surprise resulting in better memory management. This decay mechanism is in fact the generalization of forgetting mechanism in modern current models. तो इस current model में टाइटन में जैसे कि मतलब उस टाइम में तो ये रियल में बात हो रही है, एलएलएम के मॉडल में ऐसा होगा कि जब कभी ऐसा इनपुट आएगा जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा, सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, तो उस टाइम वो याद रखेगा, लेकिन धीरे धीरे उस मेमोरी को वो डिलीट भी कर देगा। Now they discussed about Titan's architecture. An important remaining question is how to effectively and efficiently incorporate memory into deep learning architecture. इसके लिए इन्होंने 3 हाइपर हेड्स दिए।
One is core, that is for short term memory. Second one is long term memory, and that is for long term memory module that is responsible to store, remember long past. means इन्होंने 3 heads दिए इसके लिए, एक तो कोर दिया नाम, दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी दिया और तीसरा persistent मेमोरी दिया. कोर जो नेम दिया उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए वो यूज करेगा, लॉन्ग टर्म जो दिया वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज करेगा. persistent memory, this is a set of learnable but date independent parameter that encode the knowledge about a task. तो ये ना तो लॉन्ग होगा ना तो शॉर्ट होगा, ये इनबिल्ट होगा उसमें. Finally, as a proof of concept, we present 3 variants टाइटन के कॉन्टेक्स्ट, लेयर एंड गेटेड ब्रांच. इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे. टाइटन स्केल टू लार्जर देन 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज. तो अभी तक का जो लिमिटेशन है जो ट्रांसफार्मर में है वो 2 मिलियन तक है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा इस मॉडल में, मतलब मोर देन 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो इसमें दे सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट सेक्शन दे डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट टाइम मेमोरी. To design a neural long-term memory module, we need a model that can encode the abstraction of the past history into its parameters. Like जैसे human being का होता है, जो past मतलब आप याद रखते हैं पुरानी चीजों को, तो ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें आप याद रखते हो, डाउन द लाइन पीछे की चीजें धीरे धीरे भूलती जाती हैं. उसी आर्किटेक्चर पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं. मेमोराइजेशन however has almost always been known as an undesirable phenomena in neural network as it limits the model generalization, causes privacy concern, so results in poor performance at टेस्ट टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट टाइम? मीन्स जब करेंटली लाइव जब सिस्टम और एलएलएम मॉडल जब लर्न करता है, इन्फ्रेंस टाइम दैट इज कॉल्ड टेस्ट टाइम. जब हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसी टाइम जो लर्न करता है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है मेमोराइजेशन हाउ एवर हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन नोन एज एन undesirable phenomena in neural network as it limits the model generalization. यानी यदि वो सब कुछ याद रखेगा तो भी तो इशू है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो सकती है. और जैसे ह्यूमन बीइंग हर चीज नहीं याद रख सकता, वैसे ही इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेसी भी कंसर्न है. यदि हर चीज याद रखेगा तो बहुत जगह सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है कि वो सिस्टम सब कुछ लर्न करेगा, सब कुछ याद रखेगा, तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का कंसर्न आएगा. दूसरी चीज यहाँ पर जो मॉडल जनरलाइजेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो जब ट्रेन होगा तो सारे तरीकों जनरलाइज्ड वे में वो थिंक नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क के तरीके से ही याद रखेगा और उसी तरीके से वर्क करेगा. And next they discussed about surprise metric, that is very important, ये बहुत ज़्यादा important है. An event that violates the expectations means आप कोई एक्सपेक्टेशन आपका कोई ना हो, सडनली कुछ ऐसा हो जाए, that is surprise metric is more memorable for humans. वो ज़्यादा आपको मतलब वो याद रहता है for the moment. Inspired by this, a simple definition of surprise for a model can be its gradient with respect to the input. The larger the gradient is, the more different the input data is from the past data. However, can result in missing important information that comes after a big surprise moment. From the human memory perspective, an event might not consistently surprise us through a long period of time, although it is memorable. The reason is that the initial moment is surprising
enough to get our attention through a long time frame, leading to memorizing the entire time frame. So जैसे कि ह्यूमन मेमोरी में होता है कि जब कोई चीज सडनली हैपन होता है, आता है, तो वो आपको उस टाइम याद रहता है, बट डाउन द लाइन धीरे धीरे वो मेमोरी कम भी होती जाती है. To improve the above surprise metric, we break the surprise metric into two parts. Past surprise, which measures the surprise amount of a very recent past, and secondary is the momentary surprise, which measures the surprise of incoming data. यहाँ पर आता है फॉरगेटिंग मैकेनिज्म. व्हेन डीलिंग विथ वेरी लार्ज सीक्वेंसेस लाइक मिलियंस ऑफ टोकन्स, इट इज क्रूशियल टू मैनेज विच पास्ट इंफॉर्मेशन शुड बी फॉरगेटन. जैसा हम लोगों ने देखा कि यदि हर चीज याद रखेगा तो इसका प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा. तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, फॉरगेटिंग मैकेनिज्म, जिसको यूज कर करके जो इररेलेवेंट या बहुत पहले के जो पास्ट है मेमोरी, उनको डिलीट कर सके. So for that, adaptive forgetting mechanism that allows the memory to forget the information that is not needed anymore, जो कि पहले के आपके मेमोरी है जिसको जरूरत ही नहीं है. तो इसको ऐसे एक मैकेनिज्म को मेंटेन करना होगा जो कि करंट मेमोरी को याद रखे, लेकिन जिनकी जरूरत नहीं है, जो बहुत पहले की है, जो यूज में नहीं आएगी मेमोरी, उनको हटा दे वहां से. So the next section is how to incorporate memory into a deep learning architecture effectively and efficiently. So for that, इसके लिए ये 3 मेमोरी में इसको सब लेयर, मतलब उसको डिवाइड किए हैं. लाइक मेमोरी एज अ कॉन्टेक्स्ट, MAC, memory as a gate architecture, MAG, and memory as a layer, MAL. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तरीके से बताएं, तो इसको मैं ट्राई किया हूँ कि मतलब इजी लैंग्वेज में आपको बता सके. सो MAC, मेमोरी एज अ कॉन्टेक्स्ट, ये है लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्ट्स एज अ रेफरेंस टूल, ऑगमेंटिंग द करंट इनपुट विथ पास्ट इंफॉर्मेशन. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है. इसमें जो करंट इनपुट होता है उसी के साथ जो पास्ट इंफॉर्मेशन, पहले के जो इंफॉर्मेशन है, उनको भी पास किया जाता है. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इजिली समझ में आ जाएगा. इमेजिन यू आर राइटिंग एन एसे, योर नोटबुक मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. आप एसे राइट कर रहे हो, तो जो नोटबुक जिससे आप हेल्प लोगे, तो वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी के तरीके से काम करेगा. कंटेन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रेफरेंसेस फ्रॉम अर्लियर रिसर्च. एज यू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक पैराग्राफ, सपोज दैट आप किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप राइट कर रहे हो और रेफरेंस ले रहे हो जो मेन नोटबुक है, तो मेन नोटबुक हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो स्पेसिफिक पैराग्राफ लाइन जो लिख रहे हो वो हो गया करंट सेगमेंट. यू लुक एट योर नोटबुक टू रिकॉर्ड रिलेवेंट फैक्ट्स और कोट्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर राइटिंग. तो आप पीछे वाले जो भी मतलब नोटबुक में है उसको याद कर करके वहां से रेफरेंस ले कर करके और आप करंट में और पैराग्राफ राइट करते हो. दिस इंटीग्रेशन इंश्योर योर पैराग्राफ बेनिफिट्स फ्रॉम योर बोथ योर करेंट थॉट प्रोसेस एंड योर प्रीवियसली स्टोर्ड नॉलेज. तो यहाँ पर दोनों का यूज करके एक आप अच्छा पैराग्राफ राइट कर पाते हो, एक करेंट मेमोरी को यूज करके, एक पास्ट मेमोरी को यूज कर करके. सेकेंड वन इज गेटेड मेमोरी, MAG, कंबाइंस शॉर्ट टर्म को भी और लॉन्ग टर्म को, जो दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाता है, दैट इज MAG. अब इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सपोज दैट आप कार ड्राइव कर रहे हैं. इमेजिन यू आर ड्राइविंग एंड हैव अ मैप, और एक मैप आपने अपने कार में लगाया हुआ है गाइड करने के लिए. एट द सेम टाइम यू कीप एन आई ऑन द रोड टू ऑब्जर्व ट्रैफिक एंड रोड साइंस. यानी आप
मैप तो लगाए हैं, लेकिन उसी के साथ आप जो भी रेड लाइट आती है जहाँ पे रुकते हैं चलते हैं तो उस पे भी ध्यान है, बट आपने एक मैप भी लगा रखा है डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होता है, सच एज इनकाउंटरिंग अ डिटूर और हैवी ट्रैफिक, यू डिसाइड वेदर टू फोकस मोर ऑन मैप और द रोड। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेक करते हैं। तो ऐसे ही ये इमेजी मेमोरी को स्ट्रक्चर्ड किया गया है, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है इस टाइटन मॉडल में। थर्ड वन इज MAL, मेमोरी एज अ लेयर, ट्रीट्स मेमोरी एज अ डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब दो डिफरेंट लेयर दैट प्रोसेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इसमें दो डिफरेंट लेयर पे काम करेंगे और इसमें पास्ट के का भी होगा और प्रेजेंट का भी मेमोरी होगा और इसको स्ट्रक्चर मैनर में पास करेंगे। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल्स देख लीजिए। इमेजिन यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जैसे आपको कोई न्यू लैंग्वेज जापानीज, फ्रेंच लर्न करना है। योर लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द वोकैबुलरी एंड ग्रामर यू हैव स्टडीड सो फार। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जो आप वोकैबुलरी रन करते हैं या ग्रामर लर्न करते हैं वो हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन वहीं पर जब टीचर कोई आपको बताता है, हेल्प करता है, आपके मिस्टेक्स को सही करता है, दैट इज यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो अटेंशन। यहाँ पर उसकी बात होगी कि स्लाइडिंग विंडो अटेंशन की मेमोरी के तरीके से काम करेगा। दिस प्रोसेस बिल्ड ऑन द मेमोरी लेयर फाउंड बाय योर फाउंडेशनल नॉलेज व्हाइल अडॉप्टिंग टू अ रियल टाइम फीडबैक। नाउ लेट्स सी ऑन द बेंचमार्क हाउ दिस टाइटन्स मॉडल्स आर परफॉर्मिंग। तो बेंचमार्क पे यदि देखते हैं आर्की, आर्कसी या विकी, LMP पे, तो यू कैन सी टाइटन्स आर दिस। तो ये मॉडल्स परफॉर्मिंग वेल और यहाँ पर 340 मिलियन पैरामीटर और 15 बिलियन टोकन्स पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 400 मिलियन पैरामीटर्स एंड 15 बिलियन टोकन्स का ये कंपैरिजन दिखाया हुआ है। यहाँ पे टाइटन्स मॉडल है और यहाँ पे 760 मिलियन पैरामीटर्स एंड 30 बिलियन टोकन्स का पे दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस पे भी टाइटन्स का स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ लेट्स सी इन अ नीडल हैशटैग कि इसमें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यदि इसकी बात करें तो इसमें ये है सीक्वेंस लेंथ और ये है एक्यूरेसी। यहाँ पर आप देखिए ये टाइटन्स का ये है सिंबल, ये जो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है स्टार फॉर्म में, दिस इज अ टाइटन। GPT-4, GPT-4o की बात करें तो GPT-4 ये है ये वाला, एंड GPT-4o मिनी की बात करें तो ये है, गेमा की बात करें तो यहाँ पर है, लांबा की बात करें तो ये है। तो इसमें भी आप देखेंगे जैसे जैसे लेंथ यानी कॉन्टेक्स्ट लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक्यूरेसी लेवल इनका डाउन होता जा रहा है और सारे आर्किटेक्चर का। लेकिन यहीं पे यदि बात करें टाइटन्स का तो ये कॉन्टेक्स्ट लेंथ के साथ ही एक्यूरेसी भी ये मेंटेन कर रहा है। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग हियर। इसकी यदि बात करें फाइन ट्यूनिंग सेटअप की बात करें तो इसमें भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सारे आर्किटेक्चर में अभी भी ये टाइटन रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट का लेंथ बढ़ रहा है वैसे एक्यूरेसी इसमें अभी भी मेंटेन है, बल्कि अदर आर्किटेक्चर्स में डाउन हो जाती है एक्यूरेसी जैसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो ज्यादा बढ़ता है। तो नाउ द कंक्लूजन in this paper we present a neural long term memory that as a meta in context learner learns to memorize at test time यानी inference time, यानी जब हम लोग prompt देते हैं तब ये लर्न करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट मेमोरी, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी को ये लर्न करता है, एंड इज एडाप्टिवली मेमोराइजिंग
tokens that are more surprising or are close to surprising tokens। जो हम लोग surprising tokens की बात कर रहे थे कि उसको भी ये लर्न करता है। Our experimental evaluation on diverse tasks validate that titans are more effective than transformers and recent modern linear recurrent models specifically for long context। तो ये ट्रांसफार्मर से कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है ये वाला आर्किटेक्चर टाइटन्स का, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि इसमें ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। इनपुट नहीं, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टर्म दे सकते हैं, मेमोरी दे सकते हैं, वो भी टेस्ट टाइम में, इन्फ्रेंस टाइम में। Titans can scale to larger than 2 million context window size with better accuracy than baseline। तो इसमें जैसा कि अभी तक ट्रांसफार्मर में जैसे जेमिनाई का मतलब 2 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उससे भी बेटर या उससे कहीं ज़्यादा टाइटन्स के कॉन्टेक्स्ट विंडो का पैरामीटर होगा। तो आपने देखा कि एक कितना टाइटन का ये जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट इन द सेंस इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ज़्यादा होगा और इससे लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जितनी भी अदर कंपनीज हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या क्लाउड हो, जो अभी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पे परफॉर्म कर रही हैं, आने वाले दिनों में ये इस आर्किटेक्चर को आप एडॉप्ट करेंगे टाइटन को, जिससे कि एक तो फास्ट होगा वर्क, दूसरा कि हम लोग ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा इनपुट हम लोग दे सकते हैं, ज़्यादा क्वेरीज एक साथ डाल सकते हैं। सैल्यूट टू दिस गूगल रिसर्चर्स, पूरी टीम को जो इतना अच्छा मतलब वर्क किए हैं और ये आर्किटेक्चर लेकर के आए हैं।